हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट। आप सबको इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। ये देखो, नीचे जो एमसीक्यू दिख रहा है ना, ये बीच में एमसीक्यू मैं दिखा दूं। ये देखो, सॉरी एमसीक्यू नहीं, क्यूआर कोड स्कैनर। तुम इसको जैसे स्कैन करोगे ना, इस चैप्टर के डिटेल्स तुम्हें ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। और मैं एक बुक भी और एक एप्लीकेशन भी आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, जिसके वजह से आप इस बुक को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना। सिंधु घाटी की सभ्यता, ये हमारी चैप्टर है, सिंधु घाटी की सभ्यता। आपने ऋतिक रोशन की एक मूवीज है सिंधु घाटी की, मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो, इसको आप देख सकते हैं। ऐसे चलिए पढ़ते हैं। पार्ट 3, चैप्टर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, तुम सब ध्यान लगा के पढ़ो सिंधु घाटी की सभ्यता को। ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। देखो, सिंधु घाटी के पहले ये जो मोहर दिख रहा है ना, एक हड़प्पाई मोहर, ये उस समय उन्हीं लोगों के पास होता था जो खास लोगों में गिनती होता था, जिसका खास लोगों में गिनती होता था। समझे? अब देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर इस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, जिसके अवशेष सिंधु के मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन समुदायों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। मतलब जब ये मिले थे, जब उस समय प्राचीन इतिहास का जो समझ था, उसमें तो क्रांति ला दी। जैसे तो मछली दिख रही है, ये आपको बारहसिंगा दिख रहा है, ये कुछ अजीब अजीब सा निशान दिख रहा है, जिसके बारे में नीचे बताए जाएंगे। मोहनजोदारो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर है। दोनों स्थानों पर इस खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। मतलब एक तरह समझ लो, एक संयोग, गए भूलकर मिल गया कोई, वैसे ही। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे, जिन्हें प्राचीन मनुष्यों ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस क्षुद्र अतीत को, मतलब छुपे हुए अतीत को, मतलब छुपे हुए राज्य को, जो दफन हो चुके हैं जमीन के अंदर में, उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतने दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ काठियावाड़ में, और पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, इससे बहुत अधिक है। तब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी, और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्षों लगे होंगे। आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं। धार्मिक तत्व जब मौजूद थे तब भी हावी थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के संस्कृति युगों की अग्रदूत थी। तो उस समय भारत में स्पष्ट रूप से ये मोहनजोदड़ो और
हड़प्पा सभ्यता रहा करता था। सांस्कृतिक युग के बारे में जाने तो अग्रदूत थी, मतलब एक कठोर शिला जैसा मजबूत, मतलब एक तरह से समझो तो आप समृद्ध समृद्ध थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस फारस मेसोपोटाजिम, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में फारस, मेसोपोटाजिम और मिस्र की सभ्यताओं, ये फारस सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से पहले मिस्र जाया करता था। मिस्र में वो पिरामिड जो 3 ठो है ना, जहाँ के राजा रानी को जलाया नहीं, दफनाया नहीं जाता था, ताबूत में बंद करके कहीं छुपा दिया जाता था उनके लाश को मम्मी बनाकर, तो वहां पे व्यापार चलते थे। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ़ धनाढ़ था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतार थी, जिस तरह आज के डेट में है, आज के समय में है। दुकानें संभवतः छोटी थी और उस समय दुकान बहुत छोटे रहे। आज बड़ा बड़ा हो गया है, पहले दुकान छोटी छोटी गुमटी मिट्टी का बन जाता था। जैसे मैं नीचे डिस्प्ले करके मैं दिखाने वाला हूँ ना, अभी ये पढ़ लो पहले, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसे श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है, जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितने कुछ ऐसा है जो हमें, उसको आगे बाद में पढ़ते हैं। जैसे में देख लो, उस समय ऐसे ऐसे विकसित यहाँ पर थे जो 6,000 साल पहले से आज के देश में जोड़ते हैं हमारे एरिया को। तो ये देखो, ये जो दिख रहा है ये कुंड हुआ करता था, शायद ये कुंड हुआ करता था, इसमें पानी हुआ करता था। और मैं तुम्हें सर्कल से दिखाता हूँ, इसमें पानी हुआ करता था, यहाँ से लोग इसमें आया करते थे और ये सब एक तरह से आने जाने का रास्ता था। और ऐसे ही टीले बनाकर ऊपर यहाँ पर लगा दिया करते थे, ऊपर लगा देते थे छतरी और कुछ भी डालकर, और यहाँ पे ये लोग रहते थे। मतलब ऐसे ही टूटे फूटे घर खंडर जैसे दिखते थे उस समय। आज रहोगे क्या बिना छत का? नहीं रह सकते तुम, मैं भी नहीं रह सकता। ये देखो मोहनजोदड़ो का महान स्नान घर, अच्छा ये स्नानगार है। यहाँ पर नहाया करते थे लोग, क्या करते थे, यहाँ पर लोग नहाया करते थे, इधर से आकर। आज भी ये सूखे हुए हैं, ऐसे ही है जैसे अभी दिख रहा है फोटो में, लेकिन उस समय यहाँ पर हरियाली थी, पूरा भरा भरा था, तभी तो ये बना ना। चलो, ऊपर हमने पढ़ा क्या था, जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पेशाकों को फैशन की याद दिलाती है। जो यहाँ के चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यह यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन
जो आजकल हम लोग पहनते हैं, पोशाकों को फैशन की याद दिलाती थी। उस समय तो चट्टी के बोरा जैसा पहनते थे। आज आज भी वो फैशन चालू हो गया ना, चट्टी का बोरा फैशन चालू हो गया है। चट्टी का बोरा जो पहनते थे अब भी पहनते हैं, देखते हो कोई कोई नया नया एक्ट्रेस जो है वो चट्टी का बोरा पहन लेते हैं। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपने कहानी के इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूप में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीके से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन के सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीक प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन नहीं किया, केवल उन्होंने सुंदर वस्तुओं को ही नहीं बनाया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्ह, मतलब ज़्यादा अच्छे चिन्ह वाले, मतलब आजकल डिजाइनिंग डिजाइनिंग जो हम समझते हैं टाइल्स पे होता है, दीवार पे होता है, वैसे अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया था। अच्छे घर बनवाए, अच्छे रोड बनवाए, गली बनवाए, चौराहे बनवाए और नाली बनवाया पानी निकासी करने के लिए। और उस समय जितने भी बड़े बड़े लोग होते थे, बड़े बड़े जितने भी अधिकारी होते थे, जो अमीर होते थे, उनके घर में एक एक कुआं जरूर होता था। हर घर में एक कुआं। तंत्र का निर्माण भी किया है। यहाँ हम लोगों ने हड़प्पा के पढ़ ली। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी हम लोगों ने चालू किया है। अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आर्यों का आना। आर्य हमारे हिंदुस्तान में कब आए थे, ये इसमें जाने जाएंगे। ओके, चलो नीचे देखते हैं। आर्यों का आना। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी नहीं है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उनकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ द्रविड़ उस समय जाति हुआ करता था। द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। मतलब ऐसे सोचे जाते थे कि वो दक्षिण से ही आए हैं। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजारों वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत उपकारी हैं ना। हम लोग हर चीज़ मान ही लेते हैं। वो हिंदुस्तान का नहीं भी है तो हम हिंदुस्तान का मान लेते हैं। यही तो हमारी हिंदू सभ्यता है जो सबसे अलग है। यहाँ पर हम लोग मेहमानों को भगवान समझते हैं, भगवान का रूप। जैसे मैं देखो आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसे दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह जमीन अरे यार बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नागरिकों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। अब पुराने ही नींव पर उन्होंने नए ऊपर और मकान बना लिए। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जाने पड़ते हैं।
दो मंजिलें जान पड़ते हैं वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई है। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। तो गुजरात में ही, पंजाब के साइड में ही तो उस समय मोहनजोदारो था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता था। और उधर देखते हो पूरा रेगिस्तानी है। राजस्थान मतलब रेगिस्तान, ऐसी बात नहीं है, रेगिस्तान में भी खेती होती है, राजस्थान में खेती होती नहीं है। तो कुछ ऐसे कारण हुए होंगे, जैसे ऋतिक रोशन की फिल्म में बताया जाता है कि लास्ट में सिंधु नदी के पानी पर जो डैम बनवाए गए थे, सिंधु नदी पर जो डैम बना था, उस डैम को नदी ने तोड़ दिया, क्योंकि वर्षा के कारण इतना ना प्रेशर हुआ कि वो डैम ही टूट गया। इसके वजह से पूरा मोहनजोदड़ो जलमग्न हो गया, पानी में भस्म हो गया, ढह गया। बोर नहीं ना हो रहा है तुम सबको? बोर हो रहा है तो सो जाओ, फिर से उठो, फिर से पढ़ो। अब ये देखो, इसलिए इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तन ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का अभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं, सबूत ही नहीं थे। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक दिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए, मतलब खंड खंड बट गए। ऐसे बहुत सारे सभ्यता जो खत्म हो गए यार। आज तुम हो, 3-4 पीढ़ी के बाद तुम्हारी भी सभ्यता खत्म हो जाएगी। तो ये नियम है प्रकृति की, जो जन्म लिया उसे खत्म होना ही है, जो स्ट्रांग है उसे कमजोर होना ही है, नहीं तो दुनिया खत्म कैसे होगी? भगवान को दुनिया खत्म करना है ना। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के काल खंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुत आयत थी। गोकी नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था, जहाँ पर खेती भी होती थी और कुछ शहरी जीवन भी मौजूद थे वहाँ पे, और गांव से लोग आते थे शहर में बेचने के लिए। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक शहर का नाम था। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नवगंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। धीरे धीरे आते हैं ना, प्रवासी लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे आते हैं। एक बार आ जाएंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए धीरे धीरे आते हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जब खत्म हुआ तब आर्यों का आना और उन लोगों का राज चालू हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और
पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हो और भारत में जबब होती रही हो। भारत में जबब जजब होती रही हो मतलब आते रहे हो, बसते रहे हो, जाते रहे हो, बर्बाद हो गए, मर गए, कट गए, खत्म हो गए। ऐसे यार सभ्यता होते रहती है, हर चीज का अंत है। एक जगह पे कितना दिन कोई रहेगा। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक मानवीय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ द्रविड़ जाति के, या वो साउथ में द्रविड़ जाति रहते थे जो तमिल बोलते थे, द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधित्व थे। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते थे। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं धुल मिलकर रह गए। तो जो आए हैं जो रह गए। हिंदुस्तान की जो पुरानी सभ्यता थी वो काले लोग हुआ करते थे, काले लोग। आज के आर्य लोग पता है कौन है? आर्य लोग में आते हैं जितने उजले लोग हिंदुस्तान में है ना, वो सब आर्य हैं, और जितने काले लोग हैं ओरिजिनल हिंदुस्तानी हैं। आर्य में बड़े जातियों में आएंगे राजपूत, हिंदू, सॉरी राजपूत, भुंजार, ब्राह्मण, ठाकुर, पठान। पठान तो है ही, वो बाहर के ही रहने वाले हैं। मुसलमान तो सब बाहर के ही हैं। हिंदुस्तान की ओरिजिनल जाति है तो काले रंग के जितने भी होंगे वो हिंदुस्तान के हैं, बाकी नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान के रहने वाले केवल द्रविड़ जाति ही थे उस समय। तो ये है नीचे, ये हमारा ऊपर का खत्म हो गया, आर्यों का आना टॉपिक खत्म हो गया। अब नीचे पढ़ते हैं प्राचीनतम अभिलेख धर्म ग्रंथ की पुराण, धर्म ग्रंथ और पुराण। अब हम प्राचीन अभिलेख को पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ और पुराणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखना और इसे पढ़ो और इसे नोट करो, समझो, और जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, सहेलियों में इसे मतलब बांटो, शेयर करो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।